VBU FY UGP सेमेस्टर 3 वालों के लिए MDC हिंदी का PBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि आपका कोई भी MDC सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ट्राइबल मूवमेंट ऑफ इंडिया हो, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हो, होम साइंस हो, ठीक है, ये सभी का जो है तैयारी ऑलरेडी करवा दिया गया। आपको कहाँ मिलेगा इन सभी का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप चाहिए हमारे चैनल पर, वहाँ आपको पोस्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, वहाँ सबका लिंक जो है शेयर कर दिया है, आप जाके वहाँ से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, MDC हिंदी का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिया गया, लेकिन हम इसका वन शॉट करवा दे रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हो जाता है कि हिंदी पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो देखिए, पहला इसका आंसर है दोस्तों कि देश और दुनिया में हर रोज घटने वाली महत्वपूर्ण घटना, सूचना और विचारों को इकट्ठा करके जनता तक पहुंचाने का माध्यम ही हमारा जो है पत्रकारिता कहलाता है। यानी कुछ भी दुनिया में हो रहा हो, कोई भी घटना, कोई भी सूचना, इन सभी को इकट्ठा करके जनता तक, आम आदमी तक पहुंचाना पत्रकारिता कहलाता है। और जब यही पूरी काम जो है वो हिंदी भाषा के माध्यम से किया जाता है तो उसे हम लोग हिंदी पत्रकारिता कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए, बहुत ही आसानी है, ठीक है, आपको समझना है, रटना नहीं है। अब चलिए देखेंगे हिंदी पत्रकारिता की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों और विचारकों ने पत्रकारिता को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। पहला हो गया डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार, तो इन्होंने कहा है कि ज्ञान, विज्ञान और समसामयिक सूचनाएं, समसामयिक यानी कि करंट में जो बीत रहा वैसा सूचना को शब्द, ध्वनि और चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता कहलाता है। ये डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार कहना था। चलिए, महात्मा गांधी के अनुसार देखेंगे तो पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना। दूसरा उद्देश्य जनता में वंचित भावनाओं को जागृत करना, और तीसरा उद्देश्य जो है निर्भरता पूर्वक दोषों को प्रकट करना। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है पत्रकारिता के बारे में कहा गया था। सरल शब्दों में समझिए तो ये हो गया दोस्तों कि समसामयिक घटना यानी जो करंट में बीत रहा कोई वैसा घटना, कोई सूचना को निष्पक्ष, सत्यता और सटीकता के साथ जनता के समक्ष प्रस्तुत करने की कला और विधा, ये हमारा जो है पत्रकारिता कहलाता है। और अगर ये हिंदी माध्यम से यानी हिंदी भाषा के माध्यम से किया जाए तो वो हमारा हिंदी पत्रकारिता कहलाता है। बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हम लोग समझेंगे कि हिंदी पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार के बारे में, यानी जितने भी प्रकार के हिंदी पत्रकारिता है उसके बारे में। तो लिखा है, विषय वस्तु, कार्यशैली और उद्देश्य के आधार पर हिंदी पत्रकारिता को निम्नलिखित प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। पहला हो गया कार्यशैली और उद्देश्य के आधार पर, पहले देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें मेरा पहला हो जाता है दोस्तों खोज परक पत्रकारिता। खोज परक यानी कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके जो निकाला जाता है, इन्वेस्टिगेट करके, ठीक है। इसमें ऐसी सूचनाएं और तथ्यों की गहराई से छानबीन की जाती है जिसे समाज या प्रशासन द्वारा छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वही हमारा होता है खोज परक पत्रकारिता। इसका मुख्य लक्ष्य जो है भ्रष्टाचार, घोटाले और प्रशासनिक अनियमितताओं का पर्दाफाश करना, ये इसका होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा हमारा हो गया दोस्तों वॉच डॉग पत्रकारिता, ठीक है। वॉच डॉग पत्रकारिता ये क्या है ये भी समझेंगे हम लोग। तो देखिए, लोकतंत्र में मीडिया का काम सरकार के कामकाज पर पैनी नजर रखना, ठीक है। यानी वो जो सरकार जो है वो क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, कैसे कर रही है, इन सभी चीज़ों पर जो है नज़र रखना, वही हमारा वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। यह सरकार की गलत नियमों की आलोचना करती है और जनता के हितों की रक्षा करने के लिए एक प्रहरी के जैसा काम करती है, एक सुरक्षा के जैसा काम करती है। तो ये हमारा दूसरा प्रकार हो गया। चलिए, तीसरा प्रकार है दोस्तों एड वैकेंसी एंड पक्षधार पत्रकारिता। जब कोई समाचार माध्यम किसी खास विचारधारा, मुद्दे या फिर जन आंदोलन का खुलकर समर्थन करता है तो उसे जो है पक्ष में जमानत तैयार करता है, तो उसे जो है एड वैकेंसी पत्रकारिता कहते हैं। यानी समझ लीजिए आप कि कोई भी समाचार का माध्यम किसी भी विचारधारा को, किसी भी मुद्दे को, जन आंदोलन को पूरा तरीका से सपोर्ट करता है तो उसे एड वैकेंसी पत्रकारिता कहते हैं। समझ लीजिए कोई रिपोर्टर गया और CGI जो अभी चल रहा है ना, सॉरी ये क्या बोलते हैं, CGP, ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी, तो उसका पूरा तरह से सपोर्ट किया, तो वही हो गया मेरा
एड वैकेंसी पत्रकारिता, आप समझ गए होंगे। चलिए चौथा देखेंगे पीत पत्रकारिता। ये क्या होता है दोस्तों? तो यह पत्रकारिता का नकारात्मक रूप है जिसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, सनसनीखेज बनाकर, अफवाहों और व्यक्तिगत चरित्र हनन की खबरें को प्रमुखता दी जाती है, यानी गलत, यानी कोई भी अफवाह वगैरह बना के किसी भी तरीका से प्रस्तुत कर दिया जाता है, सिर्फ किस लिए? तो पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए या फिर अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा पीत पत्रकारिता। चलिए आगे देखेंगे पेज 3 पत्रकारिता। यह मुख्य रूप से समाज के उच्च वर्ग, फिल्मी सितारे, फैशन शो, लेट नाइट पार्टियां और ग्लेमेसर जीवन शैली पर केंद्रित होती है। ये हमारा पेज 3 पत्रकारिता। चलिए आगे हमारा छठा है दोस्तों, वो है विकास पत्रकारिता। इसमें देश के आर्थिक, सामाजिक, ग्रामीण और बुनियादी विकास जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब रिलेटेड कोई भी विकास हुआ है तो उन सभी चीज़ों की प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य होता है सकारात्मक बदलाव लाना, ठीक है, डाटा वगैरह के जरिए दिया जाता है। तो ये हमारा छठा प्रकार हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे विषय वस्तु के आधार पर। तो विषय वस्तु के आधार पर जो हमारा पहला है दोस्तों वो है खेल पत्रकारिता। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों, खिलाड़ियों के प्रदर्शन, खेल नीति और समीक्षाओं से संबंधित जो पत्रकारिता लिखी जाती है या फिर की जाती है तो वही हमारा खेल पत्रकारिता हो गया, यानी खेल के बारे में। फिर दूसरा हो गया व्यावसायिक या फिर आर्थिक पत्रकारिता, समझ सकते हैं, जिसमें हमारा शेयर बाजार हो गया दोस्तों, देश का बजट हो गया, व्यापारिक नीतियां हो गई, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई वगैरह, कॉर्पोरेट जगत की गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है तो वो हमारा व्यावसायिक या फिर आर्थिक पत्रकारिता कहलाता है। तीसरा हो गया दोस्तों सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पत्रकारिता, जिसमें हमारा कला आ जाता है, साहित्य आ जाता है, रंगमंच, संगीत, फिल्मों और पुस्तक समीक्षाओं का समर्पित पत्रकारिता जो है सांस्कृतिक और साहित्यिक पत्रकारिता कहलाता है। तो ये सभी जो है हमारे पत्रकारिता के प्रकार थे दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि माध्यम के आधार पर भी इसका थोड़ा सा वर्गीकरण कर लेते हैं। तो वर्तमान डिजिटल युग में पत्रकारिता के स्वरूप को माध्यमों के आधार पर भी जो है 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया हमारा प्रिंट मीडिया, जिसमें हमारा समाचार पत्र होता है जैसे कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, मतलब हिंदुस्तान टाइम, यानी जो भी पेपर है वो सभी का नाम। पत्रिकाएं जैसे कि हमारा इंडिया टुडे, कंदबनी, ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा प्रिंट मीडिया। फिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोस्तों, जैसे कि हमारा टेलीविज़न के समाचार चैनल जैसे कि आज तक हो गया, एबीपी न्यूज वगैरह हो गया, रिपब्लिक न्यूज वगैरह हो गया, तो ये सब। रेडियो जो कि हमारा आकाशवाणी हो गया, एफएम रेडियो हो गया, तो ये सभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तीसरा हो गया वेब या फिर डिजिटल मीडिया, आप समझ सकते हैं, जो कि आज का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। इसके अंतर्गत समाचार वेबसाइट आ गए हैं, ब्लॉग्स आ गए हैं, तो सोशल मीडिया हैंडल्स आ गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और पॉडकास्ट वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये माध्यम के आधार पर जो है ये 3 प्रकार के हमारा हिंदी पत्रकारिता होते हैं या फिर पत्रकारिता होते हैं। चलिए आगे हिंदी पत्रकारिता के महत्व के बारे में देखेंगे, आखिर इसका महत्व क्या होता है। तो पहला हो गया दोस्तों कि जन चेतना का निर्माण, यह समाज को देश दुनिया की घटनाओं से अवगत कराकर जागरूक नागरिक बनाने का काम करता है, यानी देश दुनिया में क्या बीत रहा है इन सभी की जानकारी देके एक जागरूक नागरिक बनाने का काम करता है। दूसरा हो गया लोकतंत्र की रक्षा, सरकार की जवाबदेही तय करके और जनता की आवाज़ को सत्ता तक पहुंचाकर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम जो है पत्रकारिता करता है। तीसरा हो गया सामाजिक सुधार, जिसमें रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो है जनमत तैयार करती है और जो है सामाजिक सुधार लाने का प्रयास करती है। फिर हो गया भाषा का संवर्धन, हिंदी पत्रकारिता ने हिंदी भाषा को आम बोलचाल से लेकर गंभीर चिंतन और विमर्श की भाषा बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो ये सभी जो है महत्व है हमारा हिंदी पत्रकारिता का या फिर भूमिका, आप समझ सकते हैं। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष थोड़ा सा दोस्तों, तो लिखा है कि हिंदी पत्रकारिता समाज का दर्पण और लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। माध्यम चाहे प्रिंट हो या फिर डिजिटल, जनता को जागरूक करने और देश के विकास में इसका महत्व हमेशा ही बना रहेगा। भले ही लोग इसे जो है अब थोड़ा सा बोलते हैं कि मीडिया वगैरह अच्छा नहीं है, लेकिन इसका तो वैल्यू है नहीं, ये सब अपना वैल्यू भले ही बेच दे, वो अलग बात है। चलिए आगे हो गया दूसरा दोस्तों हम लोग का
कि हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास के बारे में देखेंगे। इसका विकास वगैरह कैसा हुआ, शुरू कब से हुआ। तो चलिए आंसर देखते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वेश्चन। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब आपका PYQ से लिया गया, इसलिए आपको सब कर लेना। आंसर है दोस्तों कि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास भारत की आज़ादी की लड़ाई और समाज सुधार के आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित पहले हिंदी अखबार जो उदंड मार्तंड से हुई थी। तब से लेकर आज के डिजिटल युग तक हिंदी पत्रकारिता ने एक लंबा सफर तय किया। इसके इस पूरे विकास कर्म को मुख्य रूप से 4 चरणों में हम लोग बांटा गया या फिर समझेंगे। तो ये हिंदी पत्रकारिता है। शुरुआत कब हुई थी? 30 मई 1826 को, जब पंडित जुगल किशोर के द्वारा जो है पहली हिंदी खबर उदंड मार्तंड को जो है रिलीज किया गया था। तो चलिए और भी अच्छे से समझेंगे हम लोग। पहले इसका उद्भव देखेंगे, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव। तो हिंदी पत्रकारिता का जन्म जो है दोस्तों वो पराधीन भारत में जन जागरण उद्देश्य से हुआ था, यानी जनता को जो है जागरूक करने की उद्देश्य से। पहला कदम देखिए, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड यानी उगता हुआ सूरज, ये इसका नाम था, उदंड मार्तंड। ठीक है, तो इसका प्रकाशन तिथि देखिए, तो इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता हो चुका, वहाँ हुआ था। संपादक का नाम, इसके संपादक जो है वो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। चलिए इसमें चुनौतियाँ क्या क्या शामिल था, यानी कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था उद्भव में। तो देखिए यह एक साप्ताहिक पत्र था। डाक महसूल यानी कि जो पोस्टेज चार्ज होता ये बहुत ही अधिक था, जिसके कारण सरकारी सहायता न मिलने के कारण यह पत्र केवल 1.5 साल तक ही चल सका और दिसंबर 1827 में बंद हो गया था। लेकिन इसने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखने का काम किया था। तो ये इसकी चुनौतियां थी। जो हमारा पोस्टेज चार्ज है, यानी यहाँ से वहाँ भेजने का जो चार्ज है वो बहुत ही अधिक था। ठीक है, चलिए विकास के विभिन्न चरण देखेंगे, यानी हिंदी पत्रकारिता के विकास का विभिन्न चरण। तो देखिए क्वेश्चन भी कई बार कैसे पूछेगा दोस्तों, कई बार पूछ लेगा उद्भव एवं विकास का वर्णन कीजिए, और कई बार इसके विकास चरण का वर्णन कीजिए, ऐसा भी पूछ ले तब भी आपको यही लिखना ध्यान रहेगा। ठीक है, तो देखिए लिखा है दोस्तों कि हिंदी पत्रकारिता के विकास को निम्नलिखित 4 युगों में बांटा गया है। पहला हो गया भारत तेंदु युग, भारत तेंदु पूर्व युग, जो कि 1826 से लेकर 1867 ईस्वी तक माना जाता, और ये हमारा जो था वो प्रारंभिक चरण था, यानी पहला चरण था। तो उदंड मार्तंड के बाद, यानी इसके बंद होने के बाद भी हिंदी पत्रकारिता की लौ जो है वो बूझी नहीं थी। इस युग की प्रमुख विशेषताएं थी, क्या थी? तो देखिए इसमें प्रमुख पत्र, इस दौरान राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंद दूत, जो कि 1829 में लिखा गया था, राजा शिव प्रसाद सीतारोहिंद का बनारस अखबार, जो कि 1845 में लिखा गया, जो हिंदी प्रदेश से निकलने वाला पहला अखबार था, और तारा मोहन मित्र का सुधाकर, जो कि 1850 में प्रकाशित हुआ था। तो ये सभी प्रमुख पत्र जो है प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, इसकी विशेषता देखिए, तो इस दौर के अखबारों पर उर्दू और फारसी भाषा का प्रभाव अधिक था। हिंदी को लेकर एक दृढ़ चल रहा था कि शुद्ध हिंदी अपनाई जाए या फिर आम बोलचाल की हिंदी, ये वाला कन्फ्यूजन चल रहा था। फिर दूसरा काल है हमारा दोस्तों, दूसरा चरण है, उसमें हमारा भारत तेंदु युग, जो कि 1867 से लेके 1900 ईस्वी तक माना जाता है, और ये हमारा हो गया राष्ट्रीय चेतना का उदय यहाँ होता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारत तेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के साथ ही हिंदी पत्रकारिता में एक नया मोड़ आया। उन्होंने पत्रकारिता को सीधे समाज और देश की सेवा से जोड़ देने का काम किया, यानी जो पत्रकारिता है वो सीधे समाज का सेवा और देश की सेवा के लिए है, ऐसा उन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, प्रमुख पत्र यानी कौन कौन से प्रमुख पत्र जो हैं वो इस समय जो है निकले थे या फिर शुरू किया गया था। तो देखिए भारत तेंदु जी ने खुद कवि वचन सुधा, जो कि 1867 में, हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि 1873 में, और महिलाओं के लिए बाल बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन करने का काम जो है भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इसी दौर में बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप और महाप्रताप यानी प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण
अखबार काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। तो ये प्रमुख अखबार है हमारा भारत हिंदू युग का। विशेषता देखिए दोस्तों, तो इस युग की पत्रकारिता का मुख्य विशेषता ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को उजागर करना, समाज में फैली कुरीतियाँ जैसे कि बाल विवाह, छुआछूत वगैरह, इन सभी का विरोध करना और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना। तो ये विशेषता थी। चलिए तीसरा चरण देखेंगे। तीसरा चरण है हमारा द्विवेदी युग, जो कि 1900 से लेके 1920 तक माना जाता है दोस्तों। और यहाँ जो है भाषा का बहुत ज़्यादा परिष्कार हुआ था। देखिए लिखा है कि 20वीं सदी की शुरुआत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान से हुई, जिन्होंने हिंदी भाषा को अनुशासित और शुद्ध रूप देने का काम किया। इनके द्वारा यानी यहाँ इस समय जो है द्विवेदी युग में जो प्रमुख पत्रकारिता रिलीज हुई थी उसमें से है इस युग की सबसे महान उपलब्धि सरस्वती पत्रिका है, जो कि 1900, और ये सरस्वती पत्रिका जो है वो देश के आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा सहायक हुई थी, जो कि 1900 में हमारा शुरू हुआ था, ठीक है, रिलीज हुआ था, जिसका कार्यभार द्विवेदी जी ने 1903 में संभाला। अन्य प्रमुख पत्र जिसमें कि बाबू राव विष्णु पड़ाड़कर का आज, जो कि 1920 में रिलीज हुआ, गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप, जो कि 1913 इसी दौर की क्रांतिकारी पत्र में आता है दोस्तों। इन सभी की विशेषता देखेंगे। देखिए तो इस युग में खड़ी बोली यानी खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण शुद्ध किया गया। पत्रकारिता अब केवल साहित्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और विज्ञान जैसे गंभीर विषयों पर भी लेख लिखे जाने लगे। तो ये विशेषता था हमारा द्विवेदी युग के पत्रकारिता का। चलिए आगे हमारा हो गया छायावाद एवं स्वतंत्रता आंदोलन का युग, जो कि 1920 से लेके 1947 तक माना जाता है दोस्तों। तो यह जो है हमारा यह हिंदी पत्रकारिता का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वर्ण काल, जहां पत्रकारिता पूरी तरीके से आज़ादी की लड़ाई का हथियार बन चुका था या फिर बन गई थी। प्रमुख पत्र देखिए तो महात्मा गांधी के संपादन में नवजीवन और हरिजन, माखनलाल चतुर्वेदी का कर्मवीर और शिव पूजन सहाय का मतवाला, तो ये सब प्रमुख पत्र जो है इसी युग में लिखे गए थे। विशेषता देखिए तो इस दौर के पत्रकार निडर थे, यानी डर नहीं लगता था इनको, ये निडर थे। सरकार के कड़े कानूनों और जेल जाने के डर के बावजूद उन्होंने राष्ट्रवाद का अलख जगाई, यानी जागरूक किया लोगों को। आज यानी कि जो ये आज का जो अखबार था, ये नाम का अखबार ने इस दौर में निष्पक्ष समाचार देने के एक नए आयाम स्थापित भी किया। तो ये हमारा था दोस्तों छायावाद या फिर स्वतंत्रता के समय का जो पत्रकारिता वो। चलिए स्वतंत्रता के बाद का हिंदी पत्रकारिता थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है कि 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य बदला। अब यह जो है मिशन से प्रोफेशन यानी व्यवसाय बन गई। आधुनिक समाचार पत्र जिसमें नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, अमर उजाला और हिंदुस्तान जैसे बड़े अखबारों का तेजी से विस्तार हुआ। लोग जो है न्यूज वगैरह पढ़ना शुरू किए। पत्रिकाएं में देखा जाए तो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और दीनमान जैसी पत्रिकाओं ने हिंदी पाठकों को बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाया, यानी उन्हें जो है पढ़ने का आनंद दिया। चलिए आगे है वर्तमान स्वरूप यानी डिजिटल युग। आज जो है दोस्तों वो टीवी चैनलों जैसे कि आज तक, एपीपी न्यूज वगैरह से होते हुए हिंदी पत्रकारिता अब वेब पोर्टल, यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए वैश्विक हो चुकी है। यानी वैश्विक यानी विश्व भर में हम कहीं का भी न्यूज देख पाते हैं। तो ये हमारा हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास था। चलिए निष्कर्ष थोड़ा देख लेंगे। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि हिंदी पत्रकारिता ने एक छोटे से साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड से शुरू होकर आज के डिजिटल युग तक का एक शानदार सफर तय किया है। माध्यम चाहे प्रिंट हो, टीवी हो या फिर इंटरनेट, समाज को जागरूक करने और देश के विकास में इसका योगदान हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। ये भी पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। पूछेगा दोस्तों कि झारखंड की हिंदी पत्रकारिता का जो है उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए, या फिर सिर्फ विकास पूछता है, कई बार विकास पर प्रकाश डालिए। तो चलिए आंसर देखेंगे कि झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का इतिहास यहाँ के जनजातीय आंदोलन, सामाजिक चेतना, जल जंगल जमीन की लड़ाई और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से गहराइयों से जुड़ा हुआ है।
अविभाजित बिहार का हिस्सा रहने के कारण यहाँ की पत्रकारिता का स्वरूप अत्यंत संघर्षशील रहा है। जहाँ मुख्य धारा की पत्रकारिता शहरों तक सीमित थी, वहीं झारखंड की पत्रकारिता जो है दोस्तों वो सुंदर जंगलों, गांवों और शोषित आदिवासियों, मूल निवासियों की आवाज़ का बुलंद किया। ईसाई मिशनरियों और स्थानीय राष्ट्रवादियों के प्रयास से शुरू हुआ यह सफर आज के डिजिटल युग के एक विशाल साम्राज्य का रूप ले चुका है। यानी जो हिंदी पत्रकारिता जो झारखंड में इसका जो उद्भव और विकास हुआ था, ये अगर समझा जाए तो ये समझिए कि ये हमारा जो पत्र था वो सुंदर जंगलों, गांवों और शोषित यानी जिनका शोषण हो रहा था, आदिवासी हो या फिर मूल निवासी, इन सभी का एक आवाज़ बन चुका था। ठीक है, जो ईसाई मिशनरियों से शुरू होकर आज के डिजिटल युग में भी एक विशाल साम्राज्य का रूप ले चुका है। चलिए आगे देखेंगे कि झारखंड की पत्रकारिता का विकास चरण। तो पहला चरण हो गया, देखिए ये क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछेगा कि झारखंड के हिंदी पत्रकारिता या फिर झारखंड के पत्रकारिता का विकास चरण का वर्णन कीजिए, तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, पहला चरण हो गया दोस्तों कि झारखंड में पत्रकारिता की शुरुआत यानी उद्भव। झारखंड में पत्रकारिता को शुरू करने का श्रेय मुख्य रूप से ईसाई धर्म प्रचारक यानी ईसाई धर्म का प्रचारक करने वाले यानी मिशनरियों और कुछ स्थानीय लेखकों को जाता है, जिसमें देखिए हमारा हो गया घर बंधु जो कि 1872 में, यह रांची से छपने वाली झारखंड की पहली पत्रिका थी। देखिए क्वेश्चन पूछे अगर 1 मार्क्स वाला कि झारखंड की पहली पत्रिका कौन है, तो ये आप लिखिएगा घर बंधु, जो कि 1872 में ये जो है रिलीज हुआ था। इसे ईसाई मिशनरियों ने निकाला था। इसमें धर्म की बातों के साथ साथ खेत, किसानी, पढ़ाई लिखाई और स्थानीय समस्याओं के बारे में आसान भाषा में लिखा जाता था। यानी ये सीधा समझिए कि झारखंड में जो है हिंदी पत्रकारिता का जो उद्भव हुआ था वो शुरू हुआ था ईसाई मिशनरियों के द्वारा। ये इसलिए भी शुरू हुआ था दोस्तों, उन लोगों का था अपने धर्म प्रचार करना और साथ ही साथ वो लोग जो है थोड़ी बहुत जो समस्या चल रही जैसे खेती किसानी, पढ़ाई लिखाई और स्थानीय समस्या वगैरह के बारे में भी आसान भाषा में लिखा जाता था। फिर हो गया दूसरा हमारा वो है आर्यवर्त, जो कि 1898 में लिखा गया। यह देवघर से निकलने वाला एक महत्वपूर्ण अखबार था जिसने इस क्षेत्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का काम किया दोस्तों। फिर तीसरा हमारा हो गया झारखंड, जो कि 1914 में शुरू हुआ। दुमका से झारखंड नाम की एक मासिक पत्रिका निकली। इस पत्रिका ने पहली बार इस क्षेत्र के लोगों को अपनी अलग पहचान एहसास कराने का काम किया। तो ये झारखंड के उद्भव पहला चरण था। ठीक है, चलिए दूसरा चरण हो गया आज़ादी के आंदोलन का दौर, जो कि 1920 से लेकर 1947 तक माना जाता है। जब पूरे देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब झारखंड के अखबार भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बन गए थे। जिसमें देखिए हमारा अखबार का नाम है तरुण शक्ति। यह अखबार जो है दोस्तों वो चाईबासा से निकलता था। इसमें अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ खुलकर लिखा जाता था, जिससे यहाँ के युवा में देशभक्ति की भावना जगी। अंग्रेजों ने इस अखबार पर कई बार रोक भी लगाई थी, लेकिन ये अखबार जो है सीधा तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ जो है लिखा जाता था, अत्याचारों के खिलाफ लिखा जाता था। दूसरा पत्र हो गया हमारा छोटा नागपुर संदेश। यह पत्र ने यहाँ के जमींदारों के जुल्मों और आदिवासियों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया था। इसकी विशेषता देखेंगे तो इस दौर के पत्रकार बहुत ही निडर थे। उनका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि देश को आज़ाद कराना और समाज को जागरूक कराना था। तो ये हमारा दूसरा चरण है, जो कि आज़ादी के समय का चरण समझ सकते हैं आप। चलिए तीसरा हो गया यह आज़ादी के बाद और अलग झारखंड राज्य का आंदोलन। 1947 में देश आज़ाद हुआ और इसके बाद रांची इस पूरे क्षेत्र में पत्रकारिता का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। इस दौर का मुख्य मुद्दा ये था कि बिहार से अलग एक नया झारखंड राज्य बनाना है। तो ये देश आज़ाद होने के बाद झारखंड के लोगों का जो है मांग हो गया था कि हमें जो है एक नया राज्य चाहिए, जिसमें हमारा पत्र है रांची एक्सप्रेस 1963 में लिखा जाता था। इस यानी शुरू हुआ था, ठीक है, लिखा जाता था, शुरू हुआ था। इस अखबार की शुरुआत के साथ झारखंड में आधुनिक पत्रकारिता का जन्म हुआ। यह लंबे समय तक यहाँ के लोगों का सबसे पसंदीदा अखबार बना रहा। फिर हो गया हमारा प्रभात खबर, जो कि 1984 में शुरू हुआ है।
रांची से शुरू हुए इस अखबार ने झारखंड की पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। इसने कोयला माफिया, भ्रष्टाचार और विस्थापन यानी जमीन छीन जाने वाले जैसे बड़े मुद्दों पर खोज पत्रकारिता किया और उसके बारे में लिखने का काम किया। तो ये हमारा प्रभात खबर जो कि 1984 में फिर हो गया। ये सब क्या था? तो ये सब आंदोलन की ताकत था। तो इन अखबारों ने अलग झारखंड राज्य की मांग को बहुत मजबूत किया और आदिवासियों की समस्याओं को पटना और दिल्ली के सरकार तक पहुंचाने का काम किया था। तो ये हमारा तीसरा चरण है दोस्तों, जो कि आज़ादी के बाद का चरण है और नया झारखंड राज्य की मांग का चरण है। चलिए चौथा हो गया आधुनिक और डिजिटल दौर, जो कि 2000 से लेके आज तक माना जाता है, 2000 ईस्वी से आज तक। जो 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड एक अलग राज्य बन गया तो यहाँ मीडिया का बहुत तेजी से विकास हुआ, बड़े अखबारों का विस्तार। आज झारखंड के लगभग हर शहर में, चाहे हर बड़े शहर, चाहे रांची हो, जमशेदपुर हो, धनबाद हो, दुमका हो, ये सबसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और प्रभात खबर जैसे बड़े अखबार छापते हैं। फिर देखिए टीवी और टेलीविजन मीडिया, तो ये तो हर जगह होता है। आज न्यूज़ 18 बिहार, झारखंड जैसे टीवी चैनलों के साथ साथ फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट के जरिए खबरें बहुत तेज से फैलाती है, जो कि झारखंड का है, ठीक है। और ये यानी बिहार और झारखंड का न्यूज़ देने का काम करता है ये। अब ग्रामीण इलाके जैसे कि गुमला, कुट्टी, सिमडेगा वगैरह की समस्या भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से तुरंत सबके सामने आ जाती है। तो ये हमारा हिंदी पत्रकारिता का झारखंड में जो है उद्भव एवं विकास के बारे में था। चलिए निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। संक्षेप में लिखा है कि झारखंड की हिंदी पत्रकारिता घर बंधु पत्रिका से शुरू होकर आज के इंटरनेट युग तक पहुंच चुकी है। माध्यम भले ही बदल गए हो, लेकिन जल, जंगल, जमीन की रक्षा करना और आम जनता की आवाज़ बनना आज भी झारखंड की पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर हाल में ये कर लेना, जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, इस समाचार संचयन से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। कई बार सिद्धांत की जगह आपको विशेषता वगैरह भी पूछे तब भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, वरना आप समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे समाचार संचयन क्या होता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार संचयन का मतलब हुआ दोस्तों कि खबरों या फिर सूचनाओं को इकट्ठा करना। एक पत्रकार या फिर संवाददाता यानी रिपोर्टर वगैरह दिन भर भाग दौड़ करके समाज, राजनीति, खेल, अपराध और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को जमा करता है और इसे एकत्रित करके यानी इकट्ठा कर की गई सामग्री के बाद इसे एडिट करता है यानी संपादित करके अखबार, टीवी या वेबसाइट पर समाचार के रूप में पेश करने का काम करता है। तो सरल शब्दों में कहें दोस्तों तो कच्ची सूचनाओं को ढूंढकर लाने की प्रक्रिया जो है हमारा वो समाचार संचयन कहलाता है। यानी कोई भी यानी सूचना वगैरह को, विचार वगैरह को, ठीक है, कोई भी अपराध वगैरह को, इन सभी की जानकारियां को जमा करना हमारा समाचार संचयन कहलाता है। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखेंगे समाचार संचयन के प्रमुख स्रोत, यानी कहाँ से जो है समाचार संचयन लाया जाता है, इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए पत्रकार मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग करते हैं। पहला हो गया प्रत्यक्षदर्शी यानी कि आई विटनेस वगैरह, यानी कहीं क्राइम हो रहा है तो वहाँ किसने इस क्राइम को देखा, घटना के समय वहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करके वहाँ की जो है जानकारी ली जाती है। फिर हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेताओं, अधिकारियों या फिर प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा बुलाई गई बैठकें, तो यहाँ से भी जो है जानकारी ली जाती है, कोई मुद्दा का, कोई विचार का, कोई सूचना का, ठीक है। फिर हो गया प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस रिलीज के द्वारा सरकार या कंपनियों द्वारा लिखित रूप से भेजी गई आधिकारिक जानकारी। फिर हो गया इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्तों, वर्तमान में जो हमारा ट्विटर यानी कि एक्स, फिर है सरकारी वेबसाइट और न्यूज़ एजेंसियां जिसमें पीटीआई, यूएनआई, ये सब के जरिए जो है ये सब स्रोत है हमारा सूचना को जो है संग्रह करने का, एकत्रित करने का, ठीक है। व्यक्तिगत सोर्स देखिए सूत्र यानी पत्रकार के अपने कुछ गुप्तचार या फिर संपर्क सूत्र, इन सभी के द्वारा जो है समाचार संचयन का जो है मतलब ये एक प्रमुख स्रोत के रूप में ये सभी चीज़ें। चलिए आगे देखेंगे समाचार संचयन के विभिन्न सिद्धांत के बारे में। समाचार इकट्ठा करते समय एक पत्रकार को कुछ बुनियादी नियम और सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी होता है ताकि खबर जो है हमारा वो सच्चा
यानी सच्ची और यानी विश्वसनीय बनी रहे। ये प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन से सिद्धांत, तो वो देखेंगे। तो पहला हो गया सत्यता और प्रामाणिकता। इसको आप विशेषता भी पूछा जाए क्वेश्चन तब भी आप लिख सकते हैं। देखिए, समाचार संचयन का सबसे पहला नियम यह है कि इकट्ठा की गई सूचना पूरी तरीके से सच होनी चाहिए, झूठ नहीं होनी चाहिए। पत्रकार को सुनी सुनाई बातों या फिर अफवाहों को खबर नहीं बनाना चाहिए। फैक्ट वगैरह यानी तथ्य वगैरह की जांच करनी चाहिए, तब उसे जो है इकट्ठा करके तब उसे जो है समाचार के माध्यम से पेश करना चाहिए। ये हो गया, यानी सत्यता जरूर होनी चाहिए। फिर हो गया निष्पक्षता। सूचनाएं इकट्ठा करते समय पत्रकार को किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव नहीं रहना चाहिए, जो सच है वही रहना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। यदि कोई विवाद है तो पत्रकार का कर्तव्य है कि वह दोनों पक्ष यानी दोनों पार्टियों की बात सुने और दोनों के बयानों को नोट करे, उसी के आधार पर जो है अपना पत्र लिखे, अपना समाचार बनाए, किसी के तरफ जो है वो सपोर्ट ना दिखाए। फिर हो गया तीसरा संतुलन। खबर में संतुलन होना बहुत जरूरी है। किसी एक व्यक्ति या फिर संस्था को फायदा पहुंचाने या फिर बदनाम करने की नीयत से आधी अधूरी जानकारी इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। तथ्य ऐसा होना चाहिए, यानी फैक्ट वगैरह सच्चाई वगैरह ऐसा होनी चाहिए जो मामले को पूरी और साफ तस्वीर सामने रख सके। तो ये संतुलन जरूर होना चाहिए। फिर हो गया अगला दोस्तों क्रिएटिविटी या फिर विश्वसनीयता। ठीक है, यानी पत्रकार को हमेशा जिम्मेदार और भरोसेमंद स्रोतों से ही जानकारी लेनी चाहिए, अफवाहों पर नहीं जानी चाहिए। यदि स्रोत विश्वसनीय नहीं है तो यह खबर झूठी साबित हो सकती है, इसलिए सोशल हाउस की जो है या बदनाम भी होती है, यानी सोशल हाउस वगैरह उसका चैनल वगैरह बदनाम भी हो सकता है, इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर हो गया दोस्तों समयबद्धता। पत्रकारिता में समय का महत्व बहुत है। जो घटना आज घटी है उसकी जानकारी आज ही इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, तभी ना पता चलेगा। देखे होंगे घटना घटता है तुरंत पता चलता है। तो ये सभी एक समझ लीजिए समाचार संचयन का सिद्धांत के रूप में है। चलिए, पुरानी या फिर बासी सूचनाओं का समाचार के रूप में कोई मूल्य नहीं रह जाता, यानी पुराने खबर का कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगला हो गया स्रोतों का गोपनीयता, यानी स्रोत वगैरह है जो आपका सोर्स वगैरह उसे जो है सुरक्षित रखना, उसे प्राइवेसी के साथ रखना। कई बार पत्रकार को भ्रष्टाचार या फिर घोटाले की जानकारी किसी गुप्त सूत्र से मिलती है, तो ये सभी को बचा के रखना। समाचार संचयन का यह सबसे बड़ा सिद्धांत है कि पत्रकार को अपने गुप्त सूत्र का नाम कभी भी उजागर नहीं करना चाहिए, ताकि व्यक्ति की सुरक्षा बनी रहे। तो ये सबसे बड़ा समझ लीजिए सिद्धांत है। चलिए आगे हमारा है दोस्तों कि संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण। हादसे हो गया, दंगे या फिर अपराध वगैरह की खबरों को इकट्ठा करते समय पत्रकार को संवेदनशील होना चाहिए। पीड़ित परिवार या रोते हुए लोगों से जबरदस्ती सवाल पूछना या फिर उसका मजाक उड़ाने जैसी हरकत पत्रकारिता के सिद्धांत के खिलाफ है, यानी उसे जो है आश्वासन देते हुए, सपोर्ट देते हुए उनसे पूछना चाहिए, या फिर ठीक है जबरदस्ती नहीं पूछना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमारा जो है सिद्धांत है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा हुआ है दोस्तों कि समाचार संचयन पत्रकारिता की रीढ़ की हड्डी है। एक पत्रकार जितनी ईमानदारी, निष्पक्षता और सावधानी से तथ्यों को इकट्ठा करेगा, समाचार उतना ही दमदार और सच्चा होगा। सिद्धांतों का पालन करके किया गया समाचार संचयन ही लोकतंत्र को मजबूत करता है और समाज में मीडिया का भरोसा कायम रखने का काम करता है। तो ये हमारा समाचार संचयन था, यानी सीधा समझिए समाचारों को इकट्ठा करना। तो यही है नॉर्मल एक शब्द में कहा जाए तो। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक भी नहीं छोड़ना, ज़्यादा है नहीं। पांचवा हो गया हमारा समाचार संपादन। इससे पहले हमने समाचार संचयन देखा, अब समाचार संपादन देखेंगे। इसका अर्थ देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे और सिद्धांत देखेंगे। आपको कुछ भी पूछ ले, सिद्धांत पूछ ले, सिर्फ परिभाषा पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, आपको ये पूरा लिख देना, ठीक है। आंसर देखिए, आंसर समझेंगे दोस्तों। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार लिखना अगर एक कला है तो उसका संपादन करना एक विज्ञान। संवाददाता यानी रिपोर्टर वगैरह दिन भर भाग दौड़ करके सूचना या फिर खबर जो है इकट्ठा करते हैं। वे शुरुआती दौर में अधूरी और अशुद्ध हो सकती है। इन कच्ची खबरों को सीधे जनता के सामने नहीं परोसा जा सकता है, इसलिए इसे साफ सुथरा
और बेहतर बनाने के लिए संपादन की जरूरत होती है। संपादन ही वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी भी आम सूचना को एक जिम्मेदार और प्रामाणिक समाचार के रूप देती है। यानी सीधा समझिए, समाचार संपादन का अर्थ हुआ दोस्तों कि कोई भी समाचार लाता है रिपोर्टर वगैरह इकट्ठा करके, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, बहुत सारी गलतियाँ होती है, तो उन सभी को सुधार कर आम जनता तक परोसना, यानी आम जनता के सामने जो है प्रस्तुत करना, यही हमारा समाचार संपादन कहलाता है। और भी अच्छे से समझेंगे, चलिए समाचार संपादन का अर्थ समझते हैं। तो संपादन का सीधा और सरल अर्थ हुआ दोस्तों कि किसी भी लिखित सामग्री को अशुद्धियों से मुक्त करके उसे प्रकाशन या फिर प्रसारण के योग्य बनाना, यानी जो भी गलतियां उन सभी को शुद्ध करके उसे जो है प्रकाशन के योग्य बनाना। चलिए इसका और देख लेते हैं कि समाचार पत्रों या फिर न्यूज चैनलों में एक संपादन विभाग होता है जिसका नेतृत्व खुद कौन करता है, तो जो चीफ एडिटर होता है यानी मुख्य संपादक है वो करता है। उसके साथ हमारा जो है समाचार संपादक यानी न्यूज एडिटर और उप संपादक यानी कि सब एडिटर्स वगैरह काम करते हैं। फील्ड से आई हुई खबरों को ये लोग पूरी तरीक़ा से जांचते हैं, खबर की भाषा को सरल बनाते हैं, फालतू बातें को काट छाट करते हैं, मुख्य बातों को ऊपर रखते हैं और उससे एक दमदार हेडिंग यानी शीर्षक हेडलाइन के साथ इस पूरी कला और विधा को संपादन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था दोस्तों समाचार संपादन के बारे में, यानी थोड़ा सा इंट्रो। चलिए आगे देखेंगे इसके उद्देश्य के बारे में। समाचार संपादन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों ये जरूरी है, तो समाचार संपादन के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला हो गया भाषा और व्याकरण की गलतियां सुधारना। संवाददाताओं को अक्सर जल्दी में खबरें लिखनी पड़ती है, यानी जो रिपोर्टर वगैरह वो जल्दी के चक्कर में खबर लिखते हैं, इसलिए उसमें जो है स्पेलिंग और व्याकरण की गलतियां होना स्वाभाविक है, नॉर्मल बात है, हो गई ये जल्दी के कारण। संपादन का मुख्य उद्देश्य इन गलतियों को सुधारना है। ठीक है, तो पहला उद्देश्य हो गया। चलिए दूसरा उद्देश्य है कि खबर को सरल और पठनीय बनाना, यानी पढ़ने योग्य बनाना। समाचार आम जनता के लिए होते हैं, इसलिए भारी भरकम या फिर कठिन शब्दों की जगह बहुत सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना ताकि हर वर्ग की व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। अगला उद्देश्य हो गया समय और स्थान का प्रबंधन। अखबार में पन्नों की जगह सीमित होती है और टीवी में समय सीमित होता है। संपादन का उद्देश्य खबर में से फालतू और दोहराई गई बातों को हटाकर उसे कम से कम शब्दों में पूरी बात कहने लायक बनाना, तो ये हमारा संपादन का काम होता है, ये उद्देश्य होता है। चलिए खबर का महत्व तय करना, तो संपादन के जरिए यह तय किया जाता है कि कौन सी खबर पहले पन्ने पर छपेगी और कौन सी जो है अंदर पन्ने पर। खबर की सबसे मुख्य बात को ऊपर रखा जाता है, तो ये सभी जो है महत्व तय करना भी जो है संपादन का ही काम है। चलिए आगे आकर्षक शीर्षक देना यानी हेडलाइन चुनना। ठीक है, एक अच्छा शीर्षक, एक अच्छा हेडलाइन जो है खबर की आत्मा होती है। संपादन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य खबर को एक ऐसा शीर्षक देना, ऐसा हेडलाइन देना जिसे देखते ही पाठक पूरी खबर पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, तो ये भी काम होता है, ये भी उद्देश्य होता है। चलिए आगे देखेंगे। कानूनी और नैतिक दिक्कतों से बचना। यदि कोई खबर बिना सोचे समझे छाप दी जाए तो कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है या फिर दंगे भड़क सकते हैं। संपादन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि खबर से कोई भी मानहानि ना हो और समाज में शांति बनी रहे, तो ये सभी चीज़ों का देखभाल जो है वो संपादन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये सभी हमारा जो है समाचार संपादन के उद्देश्य थे। चलिए आगे देखेंगे समाचार संपादन के सिद्धांत के बारे में। तो एक अच्छे सिद्धांत की जगह अगर विशेषता भी पूछा जाए तब भी आप ये लिख सकते हैं। एक अच्छे संपादन या फिर उप संपादक को संपादन करते समय कुछ बड़े नियमों और सिद्धांतों का पालन करना होता है जो मीडिया की साख को बनाए रखने का काम करता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा सिद्धांत है। पहला हो गया तथ्यों की शुद्धता, यानी फैक्ट वगैरह वो देखना कि शुद्धता होनी चाहिए। समाचार का सबसे पहला और मुख्य नियम यह है दोस्तों कि उसमें दिए गए आंकड़े, नाम, तारीख और स्थान वगैरह पूरी तरीक़ा से सही होनी चाहिए, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। संपादक का काम है कि वह खबर में लिखे गए तथ्य की दोबारा जांच करें। गलत तथ्य छपने से अखबार या चैनल का भरोसा जनता की नज़रों में ख़त्म हो जाता है, तो ये सभी चीज़ें
बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि तथ्य की जांच जरूर करना है कि सही है कि नहीं है। फिर हो गया निष्पक्षता। संपादन करते समय संपादक को अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद, जाति, धर्म या फिर राजनीतिक विचारधारा वगैरह को नहीं लिखना है, किनारे रखना, जो रियल न्यूज़ है वही लिखना है, ठीक है। ये सभी मतलब अपना पर्सनल कुछ भी चीज़ नहीं लिखना, निष्पक्ष होना चाहिए। खबर में किसी एक पक्ष का सपोर्ट नहीं दिखना चाहिए। समाचार पूरी तरीक़ा से तटस्थ होना चाहिए, यानी रियल होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए। फिर हो गया वस्तुपरकता। वस्तुपरकता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, किसी घटना को ठीक उसी रूप में पेश किया जाए जैसा कि वह वास्तविक घटी हो, तो ये वस्तुपरकता होना चाहिए। संपादक को खबर में अपनी तरफ से कोई भी मिर्च मसाला या फिर व्यक्तिगत राय वगैरह नहीं जोड़नी चाहिए। तथ्य और विचार दोनों अलग होने चाहिए, ठीक है। फिर संतुलन भी बना रहना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, यदि कोई खबर किसी विवाद या आरोप प्रत्यारोप से जुड़ी है तो संपादक का सिद्धांत कहता है कि दोनों पक्ष यानी आरोप लगाने वाला और सफाई देने वाला दोनों के बयानों को बराबर जगह मिलनी चाहिए। एक तरफ खबर छापना पत्रकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ है, यानी दोनों के बारे में सुन के गलत सही का सही फैसला लेके दोनों के बारे में छापना चाहिए, यानी जो सही है वही छापना चाहिए। कुछ भी किसी के सपोर्ट में छापना ये गलत है, ये सिद्धांत का उल्लंघन है, तो ये बताया जा रहा है। चलिए आगे हो गया स्रोत का उल्लेख। खबर कहाँ से आई इसका स्पष्ट उल्लेख चाहिए, जैसे पुलिस कमिश्नर के अनुसार, मौसम विभाग के मुताबिक या फिर गुप्तचर सूत्रों के हवाले से। विश्वसनीय स्रोत होने से ही खबर प्रामाणिक बनती है। तो ये आपने भी देखा होगा कि हमारे सूत्र के माध्यम से पता चला है कि हाँ ये होने वाला है, वहाँ वो होने वाला है, तो इस तरीक़ा से बताया जाता है कि आखिर कहाँ से पता चला है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, लिखा है कि समाचार संपादन ही वह प्रक्रिया है जो किसी कच्ची सूचना को एक भरोसेमंद समाचार बनाती है। सिद्धांतों पर आधारित संपादन ही अखबार और चैनल की साख को बनाए रखता है और जनता की मीडिया पर विश्वास मजबूत करने का भी काम करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समाचार संपादन हो, समाचार संचयन हो, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे समाचार लेखन के बारे में। तो ये सब तो आप बहुत ही ऐसी हिंदी वगैरह में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सिद्धांत पूछ ले, कुछ भी पूछे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको तो पता ही होगा या फिर नहीं पता, थोड़ा सा आप देख लीजिए। चलिए, समाचार लेखन पत्रकारिता का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। देश दुनिया में हर रोज हजारों घटनाएं घटती है, लेकिन उन सभी घटनाओं को सीधे अखबार में नहीं छापा जा सकता है, टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता है। किसी घटना या सूचना का एक व्यवस्थित, रोचक और पाठनीय रूप में लिखना ही समाचार लेखन कहलाता है। यानी डायरेक्ट तो नहीं दिखा सकते, उसे सही ढंग से अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का तरीका ही हमारा समाचार लेखन कहलाता है, यानी उसे लिखने का तरीका। यह सामान्य लेखन जैसे कि कहानी निबंध से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें कल्पना की कोई जगह नहीं होती, बल्कि यह पूरी तरीक़ा से रियल तथ्यों पर आधारित होता है। तो ये हमारा समाचार लेखन हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे समाचार लेखन का अर्थ। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी घटना, विचार या समस्या से जुड़ी जानकारियों को निष्पक्षता के साथ शब्दों के माध्यम से एक निश्चित ढांचे में ढालकर जनता के सामने प्रस्तुत करना हमारा समाचार लेखन हो गया। यानी कोई भी घटना हो गया, उसे निष्पक्ष तरीके से सरल शब्दों में निश्चित ढांचे में ढालकर जनता के सामने प्रस्तुत करना हमारा समाचार लेखन कहलाता है। देखिए, पत्रकारिता में समाचार लिखने की एक विशेष और सबसे लोकप्रिय तकनीक होती है। क्या होती है? तो उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। इस शैली में समाचार लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे ऊपर लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य जानकारियां और अंत में समाचार का समापन किया जाता है। तो ये लिखने का तरीका हुआ। चलिए आगे देखेंगे कि समाचार लेखन की प्रमुख विशेषताएं के बारे में। तो एक अच्छे और प्रभावशाली समाज लेखन में निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है। क्या क्या होना चाहिए? तो पहली बात हो गया कि सत्यता और तथ्यात्मकता होनी चाहिए। तो समाचार लेखन की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह पूरी तरीक़ा से सच और रियल तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। फिर हो गया दूसरा दोस्तों कि इसमें लेखक की अपनी कल्पना या फिर मनगढ़ंत बातें के लिए कोई जगह नहीं होती, जो जैसा घटा है उसे वैसा ही लिखना चाहिए। चलिए दूसरा विशेषता है हमारा स्पष्टता और सरलता।
समाचार आम जनता के लिए लिखे जाते हैं। इसमें हर वर्ग के और कम पढ़े लिखे लोग भी शामिल होते हैं, इसलिए सरल होनी चाहिए। इसलिए समाचार की भाषा जो है दोस्तों वो अत्यंत सरल, स्पष्ट और बोलचाल की होनी चाहिए। कठिन और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए ताकि पाठक एक बार में पूरी बात समझ सके। तो ये सभी बहुत जरूरी होता है। चलिए अगला हमारा विशेषता है वो संक्षिप्तता दोस्तों, कि आधुनिक समय में पाठकों के पास समय की कमी होती है, इसलिए समाचार लेखन में कम से कम शब्दों में पूरी बात कहने की कला होनी चाहिए, यानी कम शब्दों में पूरा समझ आ जाए हमें, तो ये तरीका होना चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए और बेकार की बातों को बढ़ाकर लिखने के बजाय सीधे काम की बातें लिखी जानी चाहिए। तो ये संक्षिप्तता। चलिए अगला हमारा हो गया निष्पक्षता दोस्तों। समाचार लिखते समय पत्रकार को पूरी तरीका से तटस्थ होना चाहिए, यानी न्यूट्रल होना चाहिए, यानी ना ही उसका सपोर्ट करे ना ही इसका सपोर्ट करे, यानी किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो सच है, जो वास्तविक है, उसे ही लिखना चाहिए। देखिए लिखा है कि लेखक को खबर में अपनी व्यक्तिगत राय, भावनाएं या फिर झुकाव नहीं दिखनी चाहिए। उसे केवल घटना को रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि उस पर अपना फैसला सुनाना चाहिए। तो ये जरूरी है। फिर हो गया हमारा जो समाचार लेखन होता है उसके 6 ककार हैं, तो वो जरूरी है, ये भी प्रमुख विशेषता है। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि समाचार लेखन तब तक पूरा नहीं माना जाता तब जब तक वो ये 6 बुनियादी सवालों का जवाब ना दे। क्या क्या जवाब देना पड़ता है? तो पहले क्या, यानी क्या घटी है। फिर हो गया कौन, यानी घटना किससे जुड़ी हुई है। कहाँ, यानी घटना किस जगह हुई है। फिर कब, यानी घटना किस समय हुई। क्यों, यानी घटना का कारण क्या था। और कैसे, यानी घटना किस प्रकार घटित हुई। तो ये 6 सवालों का जवाब जो है एक समाचार लेखन में दिया जाता है और वही एक सच्चा और अच्छा समाचार होता है। चलिए आगे हमारा विशेषता वो है रोचकता और कौतूहल। समाचार का शीर्षक और उसकी शुरुआत लाइनें इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि पाठक उसे पूरा पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। ठीक है। फिर समाचार की शुरुआत ही पाठक के मन में कौतूहल जगाने वाली होनी चाहिए, यानी उसके अंदर और भी लगना चाहिए, हमें पूरा पढ़ना चाहिए ऐसा। ठीक है। चलिए आगे हो गया समयबद्धता। समाचार लेखन में समय का सबसे बड़ा महत्व है। जो घटना आज घटी है उसका लेखन और प्रकाशन आज ही होनी चाहिए। पुरानी या फिर बासी सूचनाओं का कोई भी यहाँ पढ़ना पसंद नहीं करता। तो ये सभी जरूरी है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखा हुआ है दोस्तों कि समाचार लेखन किसी घटना को सरल और सही रूप में पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। एक अच्छा समाचार वही माना जाता है जो पूरी तरह निष्पक्ष, सच और छोटा हो, ताकि आम जनता उसे आसानी से समझ सके। तो ये हमारा समाचार लेखन के बारे में था। अगर पूछा जाए आपको लिख देना। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां, जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है कि फीचर लेखन क्या है, इसके प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर समझेंगे। फीचर लेखन कि जब किसी विषय या फिर घटना को सीधे सीधे तरीके से ना लेकर बहुत ही मज़ेदार या फिर कहानी के रूप में लिखा जाता है तो हमारा फीचर लेखन कहलाता है। जैसे कि समझ लीजिए कि आम समाचार हमें जो है केवल किसी घटना की सूचना देता है, लेकिन जो फीचर लेखन होता है दोस्तों वो पाठकों का मनोरंजन भी करता है और उसका दिल को छूने का प्रयास भी करता है, यानी कहानी वगैरह के जरिए जो है ये घटना बताता है। तो वही हमारा फीचर लेखन कहलाता है। यह सूचना और मनोरंजन का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है। चलिए और भी इसके बारे में अर्थ समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो देखिए सरल शब्दों में कहें तो फीचर का मतलब होता है दोस्तों कि नेक नक्श या चेहरा। जिस तरह सुंदर नैन नक्श किसी व्यक्ति को आकर्षक बनाते हैं, उसी तरीका से जो अखबार या पत्रिका में छापा एक अच्छा फीचर पूरे पन्ने को सुंदर और आकर्षक बनाने का काम करता है। परिभाषा देखिए नॉर्मल शब्दों में तो किसी घटना, व्यक्ति, स्थान या विषय के बारे में लिखा गया ऐसा गहरा और मनोरंजक लेख जिसका उद्देश्य पाठकों को जानकारी देने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना हो, तो वही हमारा जो है फीचर लेखन कहलाता है। एक उदाहरण समझेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखिए उदाहरण है कि मान लीजिए कि शहर में पानी की कमी पर लिखना। ठीक है। तो इस पर समाचार लिखा जाएगा तो केवल सरकारी आंकड़ों में दिए गए यानी अगर समाचार लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा कि सरकारी आंकड़ों में दिए जाएंगे कि कितने लीटर पानी कम है, तो ये लिखा जाएगा नॉर्मल सा। लेकिन यही अगर फीचर लिखा जाए तो कैसा लिखा जाएगा, तो पत्रकार किसी गरीब महिला की एक कहानी लेगा
और कैसे वह सुबह 4 बजे उठकर 2 बाल्टी पानी के लिए लाइन में खड़ी होती है। तो यानी ये कहानी के रूप में ढालते हुए लिखेगा, ठीक है। तो ये अंतर होता है समाचार लेखन में और फीचर लेखन में, आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि फीचर लेखन के प्रमुख तत्व के बारे में। एक अच्छा और दमदार फीचर लेखन के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना बहुत जरूरी है। क्या क्या? तो देखिए, रचनात्मकता और कल्पनाशीलता। फीचर का सबसे मुख्य नियम है कि दोस्तों यह उबाऊ नहीं होना चाहिए। लेखक अपने शब्दों के जादू से विषय को एक कहानी के रूप में देता है ताकि ये जो है उबाऊ ना लगे, ठीक है, बोरिंग ना लगे। इसमें लेखक को अपनी बात को घुमाकर, दिलचस्प बनाकर और उदाहरण के साथ पेश करने की पूरी छूट दी जाती है। फिर दूसरा हो गया दोस्तों हमारा कि मानवीय दृष्टिकोण और भावनाएं। फीचर का सीधा संबंध इंसान के दिल और उसकी भावनाओं से होता है। इसमें सुख, दुख, संघर्ष, डर और हंसने रुलाने वाली बातें शामिल होती है। वही फीचर सबसे बेस्ट माना जाता है जिसे पढ़कर पाठक के मन में कोई भावना जगे, जैसे दया जगे, गुस्सा जगे या प्रेरणा जगे। तो ये हमारा होना चाहिए। चलिए आगे है रोचकता और कौतूहल। फीचर की हेडिंग यानी कि जो हमारा हेडलाइन होता है, शीर्षक होता है, और उसकी शुरुआत लाइनें इतनी मज़ेदार होनी चाहिए कि पाठक उसे देखते ही पूरा पढ़ने बैठ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर हो गया लेखन में एक ऐसा बहाव होना चाहिए कि पाठक के मन में उत्सुकता बनी रहे और आगे क्या होने वाला है ये पढ़ने का जो है उसका एक सस्पेंस बना रहे, वो पूरा पढ़े, ठीक है। चलिए अगला हो गया दोस्तों हमारा कि सरल और चित्रात्मक भाषा। फीचर की भाषा बहुत ही सरल और बोलचाल वाली होनी चाहिए। इसमें भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी सरल शब्दों में होना चाहिए, नॉर्मल, जिसे सब लोग पढ़ सके। इसकी भाषा जो है चित्रात्मक होनी चाहिए, यानी चित्र वगैरह के साथ लिखा जाता है। आपने देखा होगा कई बार फीचर लेखन समाचार पत्रों में। इसका मतलब है कि दोस्तों कि जब पाठक लेख को पढ़े तो उसके दिमाग में उस घटना या फिर जगह का चित्र बन जाए। चलिए अगला हो गया कि तथ्य और सत्यता। भले ही फीचर को एक कहानी की तरह मज़ेदार बनाकर लिखा जाता है, लेकिन इसका आधार हमेशा सच होना चाहिए। यानी भले ही इसे कहानी के जैसा एक बना के लिखा जाए, लेकिन इसका जो आधार है वो सच ही होना चाहिए, सच ही दिखाना चाहिए। यह कोई काल्पनिक कहानी या झूठे नहीं होने चाहिए। इससे जिन लोगों, जगहों या फिर घटनाओं का जिक्र होता है वे पूरी तरीक़ा से असली होनी चाहिए। तो ये सभी हमारा फीचर लेखन की विशेषता है या फिर तत्व है। चलिए उद्देश्य देखते हैं। तो हर फीचर लेखन का कोई ना कोई खास मकसद होता है। यह सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं लिखा जाता है, या तो समाज में किसी बुराई को सामने लाने का काम करता है, या लोगों को जागरूक करता है, या फिर किसी प्रेरक व्यक्ति की कहानी दिखाकर समाज को एक नई सीख देने का प्रयास करता है। यानी इसका उद्देश्य कुछ ना कुछ होना चाहिए, सिर्फ कहानी के जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा फीचर लेखन है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। निष्कर्ष लिखा है कि फीचर लेखन समाचार और कहानी का एक सुंदर मिला जुला रूप है। अपनी सरल भाषा और मनोरंजक शैली के कारण ही यह पाठकों को जानकारी देने के साथ साथ उनके दिल को छूने में हमेशा सफल रहता है, ठीक है। तो ये हमारा है। चलिए फीचर लेखन के बारे में आपको पूछा जाए तो लिख दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8वां है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि समाचार वाचन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए या फिर इसके सिद्धांत पूछ ले। जो भी पूछे आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। चलिए आंसर समझेंगे। तो समाचार वाचन पत्रकारिता का एक बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब कोई समाचार वाचक या फिर एंकर न्यूज स्टूडियो में बैठकर लिखित खबरों को अपनी आवाज़ सही उतार चढ़ाव और आत्मविश्वास के साथ दर्शकों के सामने बोलकर सुनाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को समाचार वाचन कहा जाता है। एक अच्छा समाचार वाचक वह सेतु है या फिर वह पुल है जो डेस्क पर तैयार की गई खबरों को आम जनता के दिलो दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है। यानी सीधा समझिए, कोई भी समाचार हो, कोई भी पत्र हो, तो उसको जो है वो पढ़ के या फिर लिखित खबरों को जो है अपनी आवाज़ के माध्यम से, ठीक है, लोगों, आम जनता तक पहुंचाने का जो काम करता है वो हमारा समाचार वाचक करता है, और उसी को हम लोग समाचार वाचन कहते हैं। समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए और भी नीचे समझेंगे समाचार वाचन का अर्थ। तो सरल शब्दों में समझा जाए तो समाचार वाचन का मतलब हुआ दोस्तों कि केवल कागज या स्क्रीन पर लिखी गई लाइनों का पढ़ना नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि खबरों को
इस तरह से बोलना कि सुनने वाले को खबर का गंभीरता या फिर उसका महत्व पूरी तरीका से समझ आ जाए, यानी जिस तरीका का खबर है उस हिसाब से बोलना। माध्यम देखिए, तो समाचार वाचन मुख्य रूप से दो माध्यम में होते हैं। पहला हो गया ऑडियो माध्यम, जिसमें हमारा रेडियो आता है जहाँ केवल आवाज़ का महत्व होता है। दूसरा हो गया दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी इसमें देखना सुनना दोनों का माध्यम, जैसे टीवी हो गया, डिजिटल वीडियो हो गया। यहाँ आवाज़ के साथ साथ चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये हमारा समाचार वाचन का थोड़ा सा अर्थ था। चलिए आगे देखेंगे कि समाचार वाचन के मुख्य उद्देश्य के बारे में। तो समाचार वाचन का काम केवल सूचना देना नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई गहरे और महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, जो कि निम्नलिखित है। पहला हो गया सूचनाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाना। अखबार पढ़ने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, लेकिन समाचार वाचन के माध्यम से अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग भी सुनकर देश दुनिया की खबरों से अपडेट रह सकते हैं। इसका उद्देश्य हर वर्ग के नागरिक तक सूचनाओं को सरल रूप में पहुंचाना, ताकि हर लोग जो है समझ सके, चाहे वो पढ़े हो चाहे थोड़ा कम पढ़े हो, ये सब ठीक है। दूसरा हो गया कि खबरों में विश्वसनीयता और स्पष्टता लाना। जब कोई एंकर पूरे आत्मविश्वास और स्पष्ट उच्चारण के साथ खबर पढ़ते हैं या फिर पढ़ता है, तो पाठक या फिर दर्शक उस खबर पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि सच हो। कई बार झूठ वगैरह खबर भी जो है एक अफवाह की जैसा फैल जाता है। अगर मान लीजिए कोई एंकर, न्यूज एंकर वगैरह आपको कोई खबर बताएगा, आपको लगेगा सच है, इसलिए सच होना चाहिए। खबरों को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए ताकि जनता के मन में किसी भी प्रकार का भ्रम या फिर कन्फ्यूजन ना रह जाए। जो भी हो सच होना चाहिए। अगला है दोस्तों कि दर्शकों को जोड़े रखना, मनोरंजन और जुड़ाव। समाचार वाचन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य दर्शकों को बोरियत से बचाना है, यानी बोर होने से बचाना है। अपनी आवाज़ के जादू और बेहतरीन प्रस्तुत से एंकर दर्शकों को चैनल से बांधकर रखता है, ताकि वे चैनल छोड़कर ना जाएं, वो लगातार पूरे न्यूज़ को देखें, बोरिंग ना लगे उसे। तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य होता है समाचार वाचक का। आगे चलिए देखेंगे कि खबरों की गंभीरता या फिर भावना को समझना। हर खबर का एक अलग ही मूड होता है। उदाहरण के लिए समझिए कि यदि कोई दुखद खबर है, जैसे दुर्घटना वगैरह, तो वाचक की आवाज़ में गंभीरता और सहानुभूति होनी चाहिए। यदि कोई खेल की जीत की खबर है तो आवाज़ में उत्साह होनी चाहिए। तो यानी जिस हिसाब से खबर है उसी हिसाब से मूड होना चाहिए। खबर के अनुसार सही भाव पैदा करना ही वाचक का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे देखेंगे कि जनमत का निर्माण करना और जागरूक बनाना। तो समाचार वाचन के जरिए समाज के मुख्य समस्या, जैसे कि हमारा भ्रष्टाचार हो गया, गरीबी, शिक्षा वगैरह पर बहस करवाई जाती है। इसका उद्देश्य जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज में किसी मुद्दे पर एक नई सोच तैयार करना, ये सभी उद्देश्य होता है दोस्तों। तो ये हमारा था समाचार वाचन का उद्देश्य। चलिए आगे देखेंगे कि एक अच्छे समाचार वाचक का क्या क्या गुण होना चाहिए उसके अंदर। तो पहला गुण हो गया कि शुद्ध उच्चारण। शब्दों का उच्चारण बिल्कुल साफ होना चाहिए ताकि अगला कोई भी पाठक हो वो समझ सके। फिर है आवाज़ का उतार चढ़ाव, कहाँ रुकना है, कहाँ जोर देना है, इसका ज्ञान होना चाहिए, यानी आवाज़ का उतार चढ़ाव कहाँ करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज वगैरह ये सब। फिर है आत्मविश्वास और सजगता। लाइव टीवी पर किसी तकनीकी खराब या फिर अचानक आई खबर को तुरंत संभालने की क्षमता होनी चाहिए। फिर है दोस्तों आकर्षक व्यक्तित्व। कैमरे के सामने बैठने का तरीका और चेहरे का भाव मर्यादित होना चाहिए। तो ये सभी जो है एक अच्छे समाचार वाचक की गुण होना चाहिए दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। तो समाचार वाचन लिखित खबरों को अपनी आवाज़ और प्रस्तुति के माध्यम से जीवित बनाने की कला है। माध्यम चाहे रेडियो हो, टीवी हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म, आम जनता को आसानी से जागरूक करने और उन तक सही खबरें पहुंचाने में इनकी भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रहेगी। तो ये हमारा था समाचार वाचन के बारे में। आप समझ गए होंगे कि कोई भी खबर को बोलकर सुनाने वाला जो है हमारा समाचार वाचक होता है, और वही सब जो तरीका वही हमारा समाचार वाचन कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समाचार संयोजन क्या है। ठीक है, समाचार संयोजन क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या फिर आपको विशेषता वगैरह भी पूछा जाए तब भी आप लिख सकते हैं। वैसे सिद्धांत ही पूछता है समाचार संयोजन का।
तो चलिए बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि जब फील्ड से आई हुई अलग अलग खबरों को इकट्ठा करके उसके महत्व के अनुसार सही क्रम में सजाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समाचार संयोजन कहा जाता है। किसी भी समाचार संगठन यानी टीवी या टीवी चैनल वगैरह हो, ये सब जो है रोजाना सैकड़ों खबरें आती हैं, यानी बहुत सारा खबर आता है, लेकिन किसको सबसे पहले बताना है, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, किसको फर्स्ट पेज में रखना है, यही सब जो तरीका, यही सब सजाने का जो प्रक्रिया, उसे ही हम लोग समाचार संयोजन कहते हैं। उन सभी खबरों को सीधे जनता तक नहीं दिखाया जा सकता। खबरों को छाटनी करना, मुख्य खबर को पहले पन्ने में रखना और छोटी खबरों को अंदर सेट करना, यही सब जो है हमारा समाचार संयोजन का मुख्य कला है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखेंगे समाचार संयोजन का अर्थ। तो सरल अर्थ देखते हैं पहले कि संयोजन का मतलब होता है जोड़ना या फिर क्रम में सजाना। जब एक रिपोर्टर किसी घटना की खबर भेजता है, यानी किसी घटना का खबर भेजता है, तो वह केवल एक घटना नहीं होता, बल्कि संपादक उस घटना से जुड़े पुराने इतिहास, आंकड़े, सरकारी आंकड़े और अन्य संबंधित खबरों को एक साथ मिलाकर पूरी पैकेज तैयार करता है, वही हमारा संयोजन कहलाता है। उदाहरण के लिए समझेंगे कि यदि किसी शहर में भारी बारिश और बाढ़ की खबर आती है तो समाचार संयोजन के अंतर्गत मुख्य खबर के साथ साथ मौसम विभाग की चेतावनी, प्रशासन की तैयारी, यातायात की हाल, हेल्पलाइन नंबर जैसी सभी छोटी बड़ी खबरों को एक ही जगह सुंदर ढंग से सजाकर पेश किया जाता है। तो ये हो गया, ठीक है, हमारा समाचार संयोजन। चलिए इसके प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं दोस्तों। तो समाचारों का संयोजन करते समय डेस्क पर बैठे संपादकों को कुछ बड़े नियमों और सिद्धांतों का पालन करना होता है ताकि समाचार की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बने रहे। जो प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला हो गया प्राथमिकता और महत्व का सिद्धांत। समाचार संयोजन का सबसे पहला नियम है कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर को सबसे पहले या सबसे प्रमुख स्थान पर रखा जाना चाहिए। फिर है अखबार में, अगर अखबार में छप रहा है तो इसे सबसे पहले पेज पर और लीड खबर बनाया जाता है, और टीवी में इसे जो है ब्रेकिंग न्यूज या फिर बुलेटिन की खबर के रूप में संयोजित किया जाता है। कम महत्व वाले खबर को अंदर के पन्ने में रखा जाता है। तो ये सभी तरीका, यानी जो ज़्यादा जरूरी है उसे पहले रखा जाना चाहिए। फिर हो गया स्पष्टता और सरलता का सिद्धांत। संयोजन करते समय अलग अलग सूचनाओं को इस तरह जोड़ना चाहिए कि पाठक को कन्फ्यूजन या फिर भ्रम ना हो। ठीक है, खबर का प्रवाह एकदम प्राकृतिक होना चाहिए ताकि पाठक एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर जाए तो उसे पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से समझे, यानी पूरे अच्छे तरीके से समझ आ सके। चलिए अगला हो गया संतुलन का सिद्धांत। एक अच्छे समाचार संयोजन में सभी प्रकार के विषयों को संतुलित स्थान मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खबर जो है खबर यानी पूरा खबर या फिर बुलेटिन सिर्फ राजनीति की खबरों से भरा हो। इसमें खेल, बिजनेस, अपराध, मनोरंजन और स्थानीय खबरों का एक सही अनुपात होना चाहिए, यानी जितना जरूरी है उतना ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ राजनीति से भरा हो या फिर किसी एक टॉपिक से भरा हो, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हो गया न्यूनता और समयबद्धता। संयोजन में हमेशा सबसे ताज़ा और नई खबरों को प्राथमिकता दी जाती। जो सबसे ताज़ा खबर है उसे सबसे पहले बताया जाता है ताकि और भी जो न्यूज़ चैनल वाले हो गए वो सब जो है ये चैनल मतलब ये खबर को बता के टीआरपी ना लूट ले, ये सब भी कारण होती है। पुरानी या फिर बासी हो चुकी सूचनाओं का या तो हटा दिया जाता है या फिर उसे बहुत छोटे करके अंदर के पन्नों में संयोजित किया जाता है। तो ये तरीका होता है। ठीक है, समाचार। चलिए आगे हो गया स्थानीयता का सिद्धांत। पाठक या दर्शक हमेशा उन खबरों में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके अपने शहर, राज्य या फिर आसपास से जुड़ी हो। इसलिए समाचार संयोजन करते समय स्थानीय और क्षेत्रीय खबरों को एक विशेष पन्ने जैसे कि सिटी लाइफ या फिर जिला विशेष पर प्रमुखता से संयोजित किया जाता है ताकि पाठक जो है उसे अच्छे ढंग से समझ आ सके, पढ़ सके। चलिए आगे हो गया स्थान और समय का प्रबंधन। अखबार में पन्नों की संख्या और टीवी में बुलेटिन का संख्या सीमित होना चाहिए, यानी लिमिट होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। संयोजन का यह सबसे बड़ा सिद्धांत है कि उपलब्ध जगह या फिर समय के भीतर ही सभी महत्वपूर्ण खबरों को
काट छाट करके इस तरह फिट किया जाए कि कोई भी मुख्य जानकारी छूटने ना पाए। तो ये होता है। चलिए अगला हो गया हमारा दोस्तों नीतिगत और कानूनी मर्यादा। खबरों को संयोजित करते समय देश के कानून, समाज की मर्यादा और समाचार पत्र की अपनी नीति वगैरह का, रूल वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसी खबर या फिर तस्वीर एक साथ संयोजित नहीं की जानी चाहिए जिसमें समाज में नफरत फैले, दंगे भड़के या फिर किसी भी जो है किसी की प्राइवेसी वगैरह का हनन हो। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। लिखा है दोस्तों कि समाचार संयोजन बिखरी हुई सूचनाओं को एक सही क्रम में सजाने की कला है। इसके माध्यम से ही खबर व्यवस्थित होकर पाठकों तक पहुंचती है, जिससे खबर या फिर न्यूज बुलेटिन आकर्षक और समझने में भी आसान बनता है। तो ये हमारा समाचार संयोजन था। बहुत ही यानी बिखरी हुई सूचना को एक क्रम के अनुसार सजाना ही जो है संयोजन कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि शीर्षक चयन के माध्यम एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में शीर्षक चयन एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कलात्मक कार्य है। किसी भी समाचार लेख या फिर फीचर का जो हमारा शीर्षक होता है यानी हेडलाइन होता है, वो उसका आत्मा होता है। संवाददाता चाहे कितनी भी बेहतरीन खबर क्यों ना लिखे, यानी रिपोर्टर या फिर एडिटर कितना ही बेहतरीन खबर क्यों ना लिखे, लेकिन अगर उसका शीर्षक आकर्षक नहीं है तो पाठक का ध्यान उस और नहीं जाएगा। तो ये शीर्षक बहुत जरूरी है। चलिए सरल शब्दों में कहा जाए तो शीर्षक किसी भी भाषा का मुख्य प्रवेश द्वार होता है, जिसे देखकर ही पाठक यह तय करता है कि ये खबर पढ़नी चाहिए या फिर ना पढ़नी चाहिए। यह काम जो है वो डेस्क पर बैठे उप संपादक द्वारा शीर्षक का चयन किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे कि शीर्षक चयन का महत्व के बारे में फिर सिद्धांत देख लेते हैं। तो समाचार पत्र, पत्रिका या फिर डिजिटल मीडिया में एक सटीक और दमदार शीर्षक का महत्व निम्नलिखित कारणों से बहुत ही अधिक होता है। पहला हो गया पाठकों का ध्यान खींचने के लिए। आज के व्यस्त दौर में पाठकों के पास समय की कमी होती है। एक अच्छा शीर्षक यानी एक अच्छा हेडलाइन पाठक को चलते फिरते भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। फिर हो गया पूरी खबर का सार बताना। एक अच्छा शीर्षक केवल एक लाइन में पूरी खबर का महत्व यानी मुख्य बिंदु या फिर निचोड़ पाठक को समझा देता है कि आखिर ये खबर में क्या है, ये पहले ही पता चल जाता है उस हेडलाइन के माध्यम से। अखबार को सुंदर और आकर्षक बनाना। पन्नों पर बड़े और कलात्मक अक्षरों में लिखे गए शीर्षक पूरे समाचार पत्र की बनावट को सुंदर और साफ सुथरा दिखाने का काम करता है। फिर हो गया रुचि और कौतूहल जगाना। कुछ शीर्षक ऐसे होते हैं जो पाठक के मन में उत्सुकता पैदा कर देते हैं, जिससे पाठक पूरी खबर को आदि से अंत तक यानी शुरू से अंत तक पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए शीर्षक बहुत जरूरी है। फिर है खबरों का वर्गीकरण करना। शीर्षक के आकार से ही पाठक को यह समझ आता है कि कौन सी खबर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण है और कौन सी सामान्य है, नॉर्मल है। तो ये सभी महत्व है शीर्षक चयन का। चलिए आगे देखेंगे शीर्षक चयन के प्रमुख सिद्धांत। तो एक अच्छा और प्रभावशाली शीर्षक चुनते समय संपादक या फिर उप संपादक को निम्नलिखित बुनियादी नियमों और सिद्धांतों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। पहला हो गया संक्षिप्तता का सिद्धांत। शीर्षक हमेशा छोटा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यानी छोटा, सटीक और टू द पॉइंट। फिर हो गया भारी भरकम या फिर बहुत लंबी लाइनों वाला शीर्षक उबाऊ लगते हैं। आदर्श शीर्षक वही है जो कम से कम शब्दों में पूरी बात कहे, यानी छोटा सा होना चाहिए शीर्षक। ठीक है। फिर हो गया स्पष्टता और सरलता। शीर्षक की भाषा अत्यंत सरल और आम बोलचाल की होनी चाहिए ताकि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी तुरंत समझ जा सके कि आखिर ये खबर किस चीज़ के बारे में। ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की घुमावदार, कठिन या दोहरे अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा हो गया दोस्तों वो है कि नवीनता और सजीवता। शीर्षक में हमेशा ताजगी होनी चाहिए। इसमें क्रिया वगैरह यानी जो हमारा वर्ब वगैरह का इस तरीका से उपयोग किया जाता है जिससे लगे कि घटना अभी अभी घटी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर है बासी या फिर पुराने ढरे के शीर्षक से पाठक बोर हो जाते हैं। चलिए अगला है सत्यता और प्रामाणिकता। शीर्षक हमेशा खबर के भीतर दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होना चाहिए। पाठकों को धोखा देने या फिर केवल टीआरपी वगैरह बढ़ाने के लिए खबर की उलट
यानी उलट सनसनीखेज शीर्षक लिखना पत्रकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ है। यानी सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना जो है न्यूज़ चैनल बढ़ाने के लिए कोई भी उल्टा सीधा या फिर समझ लीजिए गलत शीर्षक लिखना पत्रकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ होता है। चलिए अगला हो गया नकारात्मकता से बचाव। शीर्षक चयन का यह सबसे बड़ा नियम है कि जहाँ तक संभव हो शीर्षक सकारात्मक रूप से लिखा जाना चाहिए, नहीं या मत जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग से बचना बहुत जरूरी है। अगला हमारा है दोस्तों, अगला सिद्धांत है वो है कि स्थान का ध्यान रखना। अखबार के पन्नों में कॉलम की जगह सीमित होती है। उप संपादक को उपलब्ध स्पेस को ध्यान में रखकर अक्षरों की संख्या तय करनी होती है ताकि शीर्षक पन्ने के डिजाइन में पूरी तरीका से फिट हो सके। तो ये सभी बहुत ही जरूरी प्रमुख सिद्धांत हैं। निष्कर्ष देखते हैं। तो लिखा है दोस्तों कि शीर्षक किसी भी समाचार का चेहरा और उसका मुख्य प्रवेश होता है। सिद्धांतों पर आधारित एक छोटा, साफ और सच्चा शीर्षक ही पाठकों का ध्यान खींचने का काम करता है और पूरी तरीका से खबर को असरदार बनाने का भी काम करता है। तो ये हमारा शीर्षक चयन था। देखिए आपके सिलेबस में दोस्तों जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, चाहे वो समाचार लेखन, संपादन जो भी हो, ठीक है, यानी सभी टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो 4 लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन आपको करना है, साथ ही साथ जो 2 जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन करना है, सब आपको यहीं से मिल जाएगा। दोस्तों आपको अच्छे से ये वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है। साथ ही साथ आपका कोई भी एमडीसी सब्जेक्ट हो, फिर से बोल रहे हैं, आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पोस्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वहाँ जाइएगा। वहाँ सबको जो है फिर से एक बार याद दिला दिया गया है। एमडीसी हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और ट्राइबल मूवमेंट ऑफ इंडिया, ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट हो, जो भी आपका एमडीसी सब्जेक्ट है, आप जाइए और एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद ही एग्जाम दीजिएगा। बाकी सबका ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आपको जल्द ही करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।